हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें? तो आइए देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। तो मैक्सवेल ने सन 1865 में यह मत दिया था, अपने गणितीय सूत्रों के आधार पर, गणनाओं के आधार पर यह विचार प्रस्तुत किया कि जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है अथवा परिपथ में वैद्युत दोलन उच्च आवृत्ति से होता है, तो उस परिपथ के चारों ओर ऊर्जा प्रसारित होने लगती है। उस परिपथ के चारों ओर ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। इन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो मैक्सवेल ने क्या बताया था कि जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है या परिपथ में वैद्युत दोलन उच्च आवृत्ति से होता है, उच्च आवृत्ति से वैद्युत दोलन होता है, तो परिपथ के चारों ओर तरंगों के रूप में ऊर्जा प्रसारित होने लगती है। इन्हीं तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। क्या बताया कि जो तरंगें परिपथ के चारों ओर प्रसारित होती हैं, उन तरंगों में वैद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के भी लंबवत हैं और तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। इन तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती, ये निर्वात में भी चल सकती हैं। और जब अपने गणितीय गणनाओं के आधार पर देखा तो ये पाया कि ये तरंगे निर्वात में 3 गुणे 10 का घात 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर है। मतलब इन्होंने अपने गणितीय गणनाओं के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि प्रकाश जो होता है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इन्होंने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा। इन्हीं गणनाओं के आधार पर जब विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में इन्होंने खोज किया, उसके अभिलक्षणों को देखा, तो उसके अभिलक्षण प्रकाश के गुणों से काफी मिलते जुलते थे। तो इसी आधार पर इन्होंने यह बता दिया, यह प्रदर्शित कर दिया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो देखिए कुछ यहां स्ट्रक्चर दिखाया गया है वैद्युत चुंबकीय तरंग का। तो इसमें देखिए तरंग के संचरण की दिशा हमने एक्स अक्ष के अनुदिश दिखाया है, और वाई अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और जेड अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। देखिए तरंग एक्स अक्ष के अनुदिश चल रही है, और वैद्युत क्षेत्र देखिए इसमें ये रेड जो एरो दिखाया गया है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये वैद्युत क्षेत्र के लिए यहां कर्व दिखाया गया, ये रेड एरो से उसको इंडिकेट किया गया है वैद्युत क्षेत्र को। और इधर देखिए ब्लैक एरो से हमने जो इसमें ब्लू लाइन से दिखाया है, ये वक्र ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो वास्तव में एक वैद्युत क्षेत्र जो है वो वाई अक्ष के अनुदिश है और चुंबकीय क्षेत्र ये जेड अक्ष के अनुदिश है। और देखिए लगातार ये समय के साथ साथ दोनों साथ साथ परिवर्तित होते हैं। अगर हम समय के सापेक्ष कहें तो समय के सापेक्ष जब वैद्युत क्षेत्र शून्य है तब चुंबकीय क्षेत्र भी शून्य है, जब वैद्युत क्षेत्र अधिकतम है तो चुंबकीय क्षेत्र भी अधिकतम है। यानी समय के सापेक्ष अगर देखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समान कला में चलते हैं। समय के सापेक्ष ये दोनों समान कला में होते हैं, परंतु इनके बीच कलांतर होता है। इनके बीच 90 अंश का कलांतर है। वैद्युत क्षेत्र वाई अक्ष के अनुदिश है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष के अनुदिश है। तो इन दोनों का अगर समय के सापेक्ष देखा जाए तो समय के सापेक्ष दोनों समान कला में है, परंतु इन दोनों के बीच कलांतर 90 अंश का है। π/2 रेडियन का कलांतर है, क्योंकि वाई अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र है और जेड अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र है। और ये दोनों क्षेत्र तरंग के संचरण के दिशा के भी लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत है और साथ साथ तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत है। तो आइए देखते हैं, हम मुक्त आकाश में अगर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बीच संबंध निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो उसी के लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। मुक्त आकाश में वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाणों के बीच संबंध। मुक्त आकाश में
वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाणों के बीच संबंध। हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के बीच संबंध निकालना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने मान लिया कि एक ज्यावक्रीय विद्युत चुंबकीय तरंग है। भाई ज्यावक्रीय का मतलब कि वह शून्य से शुरू हो रही है, स्टार्ट शून्य से है। जब समय शून्य है तो उस समय तरंग भी शून्य है। तो अगर कोई शून्य से स्टार्ट हो, या देखिए एक्स अक्ष से टच करता हुआ स्टार्ट हो, इस तरीके से तरंगें उत्सर्जित हो तो ज्यावक्रीय कहलाती है। तो हमने ये मान लिया कि एक ज्यावक्रीय विद्युत चुंबकीय तरंग है जो धन एक्स अक्ष के अनुदिश संचरित हो रहा है, धन एक्स अक्ष के अनुदिश संचरित हो रहा है, और उसकी तरंग संख्या k है और कोणीय आवृत्ति को हमने ओमेगा मान लिया। तो अगर एक्स अक्ष के अनुदिश, धन एक्स अक्ष के अनुदिश तरंग का संचरण हो रहा है और वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उसमें वैद्युत वेक्टर और चुंबकीय वेक्टर ये दोनों होंगे। हमने मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो y अक्ष के अनुदिश है और चुंबकीय क्षेत्र z अक्ष के अनुदिश है। तो हम वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण को हम तरंग के समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां हमने देखिए किसी क्षण हमने ये मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तथा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हमने ले लिया B बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखिए इन दोनों तरंग समीकरणों में साइन का जो कोणांक है वो बराबर रखा है। तो बराबर होने का कारण क्या है? वही चीज हमने यहां बताया कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों समय के सापेक्ष सदैव समान कला में होते हैं। तो इनकी कला समान है, जितना ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ है वही ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ है। अब इसमें देखिए के क्या है, के यहाँ स्मॉल के जो लिखा हुआ है इसको तरंग संख्या कहते हैं। इसमें स्मॉल के जो है वो तरंग संख्या है और ओमेगा को कोणीय आवृत्ति कहा जाता है। तो इस तरंग समीकरण के आधार पर ही काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है, तरंग समीकरण के आधार से ही। जैसे यहां देखिए के का गुणांक x है, के का गुणांक x है और के के पहले ऋण चिन्ह लगा हुआ है, तो हम इस पूर्णांक को देखकर ये बता सकते हैं। अगर यहाँ चिन्ह ऋणात्मक है, माइनस है यहाँ पर, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो तरंग है वो धन x अक्ष के अनुदिश गतिमान है। यहाँ चिन्ह अगर माइनस है तो तरंग संचरण धन x अक्ष के अनुदिश। देखिए यहाँ माइनस भी है, x भी है, तो x क्या इंडिकेट कर रहा है कि तरंग संचरण किस अक्ष के अनुदिश हो रहा है। अगर यहाँ y लिखा होता तो तरंग संचरण की दिशा y अक्ष के अनुदिश कही जाती। चिन्ह माइनस है तो हम धन x अक्ष या धन y अक्ष कहेंगे। यहाँ x लिखा है और चिन्ह माइनस है, तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि धन x अक्ष के अनुदिश तरंग गतिमान है। तो अगर यहाँ प्लस होता तो ऋण x अक्ष के अनुदिश कहा जाता, x की जगह y होता तो हम y अक्ष के अनुदिश कहते। तो इस समीकरण के आधार पर ही हम बहुत कुछ क्लियर कर लेते हैं। तो हमने ये मान लिया कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बी, ये बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अब आइए देखते हैं, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया जाए और इसको इक्वेशन नंबर 2, और इसमें देखिए जो ओमेगा है और के है इन दोनों के मान क्या है। जहां ओमेगा ये कोणीय आवृत्ति कहलाती है और कोणीय आवृत्ति का मान 2 पाई न्यू लिखा जा सकता है, 2 पाई न्यू, ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। ये न्यू क्या है भाई, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और न्यू को हम केवल आवृत्ति कह सकते हैं, ये आवृत्ति है। और अगर k की वैल्यू कहें तो k तरंग संख्या है और तरंग संख्या होता है 2 पाई बटा लैम्डा के बराबर, 2 पाई बटा लैम्डा। तो ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू और k बराबर है 2 पाई बटा लैम्डा। अगर हम ओमेगा और k का अनुपात निकालें, अगर ओमेगा और k का अनुपात निकालें तो ओमेगा बटा k का मान देखिए क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू अपॉन 2 पाई
बटा लैम्डा, ये हो जाएगा। और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दें तो लैम्डा देखिए पलट के ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये न्यू इंटू लैम्डा हो जाएगा। ओमेगा बटा के का मान न्यू इंटू लैम्डा के बराबर है। अब हम जानते हैं कि कोई भी अगर तरंग है तो उस तरंग में आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य का गुणनफल तरंग की चाल के बराबर होता है। तो यहां तरंग की चाल विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो तरंग की चाल हम c कह सकते हैं। प्रकाश के चाल से विद्युत चुंबकीय तरंगें चलती हैं, तो इस आधार पर हम ओमेगा और के अनुपात को c के बराबर कह सकते हैं। ओमेगा और के का अनुपात c के बराबर है। अब यहां देखिए परिवर्तन जो हो रहा है तरंग में वो x अक्ष के अनुदिश गतिमान है, तो x अक्ष के सापेक्ष भी परिवर्तन हो रहा है और साथ साथ समय के साथ इनकी लगातार बदल रही है स्थिति, समय के साथ स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तो यहां दो तरह के परिवर्तन दो तरह के हो रहे हैं, एक x अक्ष के अनुदिश और दूसरा समय के अनुदिश। तो हम वैद्युत क्षेत्र को x अक्ष के सापेक्ष अगर अवकलन कर दें, वैद्युत क्षेत्र का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, देखिए समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसका अगर अवकलन कर दें x के सापेक्ष तो देखिए क्या मिलेगा। तो x के सापेक्ष यहां हम अवकलन कर रहे हैं, देखिए हमको यहां मिल जाएगा dE बटा dx, dE बटा dx, ये बराबर होगा E नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, महत्तम मान है वैद्युत क्षेत्र का, और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसका x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। d बाई डी एक्स ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब हम जानते हैं कि साइन का जो अवकलन होता है वो कॉस के रूप में बदलता है, लेकिन यहां देखिए कोणांक को, जब कोणांक को हम अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष कोणांक का अवकलन करने पर यहां माइनस के मिल रहा है और माइनस के का इसी में गुणा भी करना है। तो इस आधार पर हम यहां जब इसका अवकलन करेंगे तो यहां माइनस के का गुणा हो जाएगा और साथ साथ यहां ई नॉट है ही है आगे, और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को हम कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये अवकलन आएगा। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का अवकलन माइनस के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। अब देखिए एक का हमने एक्स अक्ष के सापेक्ष अवकलन किया और दूसरे का हम ले रहे हैं समीकरण 2 का टी के सापेक्ष, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष। भाई दोनों ही परिवर्तन दोनों एक्स अक्ष यानी x के सापेक्ष भी हो रहा है और समय के सापेक्ष भी हो रहा है, तो हम वैद्युत क्षेत्र को x के सापेक्ष ले लिए और चुंबकीय क्षेत्र का अवकलन हम समय t के सापेक्ष ले रहे हैं। तो समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां देखिए t के सापेक्ष अगर अवकलन किया जाए तो ये मिल जाएगा हमको dB बाई डी टी, dB बाई डी टी, और यहां देखिए b नॉट है और साथ में d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब फिर यहां अवकलन जब करेंगे तो अब की बार t के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है और t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो जब कोणांक का अवकलन करेंगे तो यहां से हमको ओमेगा मिलेगा प्लस में ओमेगा, तो अब की बार माइनस के की जगह पर हम ओमेगा कोणांक में यहां गुणा कर देंगे इसके गुणांक में। तो यहां देखिए अब की बार यहां ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा बी नॉट, और साथ में साइन की जगह पे कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दोनों परिवर्तनों का अगर योग कहा जाए, भाई x अक्ष के अनुदिश भी परिवर्तन हो रहा है, तरंग संचरण x अक्ष के अनुदिश हो रहा है और समय के सापेक्ष भी परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में दोनों परिवर्तनों का योग शून्य होगा। भाई दोनों परिवर्तन का योग शून्य है, कारण क्योंकि दोनों कला समान कला में है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये सदैव समान कला में है, परिवर्तन चाहे जैसा हो रहा हो लेकिन दोनों साथ साथ न्यूनतम होते हैं, साथ साथ अधिकतम होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं
कि डीई बटा डी एक्स और डीबी बटा डी एक्स, इन दोनों का योग, इनका परिणामी अगर ले लिया जाए डी बटा डी एक्स और डीबी बटा डी टी, तो ये सदैव 0 के बराबर आएगा। इन दोनों परिवर्तनों का जो परिणामी होगा वो शून्य आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये भी दिखा सकते हैं कि डी बटा डी एक्स ये बराबर होगा माइनस डीबी बटा डी टी के, माइनस डीबी बटा डी टी। अब इन मानों को रख दीजिए, यहां से देखिए डी बटा डी एक्स निकाल चुके हैं और डीबी बटा डी टी भी निकाल चुके हैं, दोनों मानों को इसमें रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से देखिए हम मानों को रख रहे हैं, तो डी बटा डी एक्स का मान आया है माइनस के ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बराबर होगा, यहां माइनस चिन्ह है, और डीबी बाई डी टी में ओमेगा बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मिल चुका है। अब यहां देखिए माइनस माइनस दोनों साइड में हो गए, तो दोनों तरफ माइनस गुणा कर देंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, या माइनस माइनस हम निरस्त कर सकते हैं, दोनों तरफ माइनस मिल गया। और साथ में देखिए कास ओमेगा टी माइनस के एक्स यहां भी है, कास ओमेगा टी माइनस के एक्स यहां भी है, तो ये दोनों पद कैंसिल हो गए और साथ साथ ये दोनों माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गए। तो अब हम यहां से देखिए क्या लिख सकते हैं, हम ई नॉट और बी नॉट का अनुपात निकालना चाहते हैं। यहां से देखिए ई नॉट बटा बी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ओमेगा बटा के बराबर होगा, ओमेगा बटा के बराबर होगा। ई नॉट बटा बी नॉट बराबर ओमेगा बटा के, और ओमेगा बटा के कितना निकाला गया है, सी के बराबर, ओमेगा बटा के ये सी के बराबर निकाला गया। तो ऐसे सिचुएशन में वैद्युत क्षेत्र का महत्तम मान और चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान का जो अनुपात है वो सी के बराबर है। और अगर समीकरण 1 और 2 को भाग करें, देखिए समीकरण 1 और 2 को अगर भाग करें तो यहां से देखिए क्या मिल जाएगा, समीकरण 1 व 2 से अगर हम ई को बी से भाग कर दें, ई बटा बी निकालें, तो यहां देखिए मिल जाएगा ई नॉट बटा बी नॉट, ये मिल जाएगा, क्योंकि दोनों में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ई और बी का अनुपात ई नॉट और बी नॉट के अनुपात के बराबर है। और यहां क्या दिखाया गया कि ई नॉट और बी नॉट का अनुपात सी के बराबर है। तो यहां से देखिए हमको एक ये संबंध प्राप्त हो गया कि ई और बी का अनुपात या ई नॉट और बी नॉट का अनुपात लिया जाए तो यह अनुपात सदैव प्रकाश की चाल सी के बराबर आता है, ई और बी का अनुपात सी के बराबर आता है। तो यह एक महत्वपूर्ण संबंध है इस चैप्टर के लिए, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। ये हो चुका, यहां मुक्त आकाश में हमने ई और बी के परिमाणों के बीच संबंध निकाला है। डायरेक्ट कभी कभी सूत्र पर प्रश्न दिए जाते हैं परीक्षा में। अब आइए देखते हैं अगला, अब हमें ऊर्जा घनत्व के बारे में पढ़ना है। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो अगला टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व के बारे में हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। क्या होता है ऊर्जा घनत्व, तो ऊर्जा घनत्व प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। अब यहां हमें विद्युत चुंबकीय तरंग के ऊर्जा घनत्व की बात करनी है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, तो दोनों क्षेत्रों में ऊर्जा संचित होती है। तो निर्वात में मान लिया हमने कि वैद्युत क्षेत्र में, निर्वात में, भाई वैद्युत क्षेत्र में निर्वात में जो
ऊर्जा घनत्व संचित होती है वैद्युत ऊर्जा घनत्व। तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व कितना होता है, देखिए वैद्युत क्षेत्र में कितना ऊर्जा घनत्व संचित होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में निर्वात में ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर संचित होता है। और चुंबकीय क्षेत्र में अगर कहा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में भाई निर्वात में मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें संचित ऊर्जा घनत्व कितना होता है, 1/2 यहां हम कह सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये होता है। तो इसको हम वैद्युत ऊर्जा घनत्व कहते हैं और इसको चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा घनत्व है इसको हम यूई से प्रदर्शित करते हैं और ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है इसको यू बी से प्रदर्शित करते हैं, या यू मैग्नेटिक यू एम कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक के लिए है और ये मैग्नेटिक के लिए है। तो निर्वात में अगर देखा जाए कि वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र या ये विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में संचरित हो सकती है, बताया ही जा चुका है। तो ये निर्वात में संचरित हो रही है तो वहां वैद्युत क्षेत्र में इतना ऊर्जा घनत्व है और चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व इतना है। तो अब हम जानते हैं अगर वैद्युत चुंबकीय तरंग से संबद्ध कुल ऊर्जा घनत्व कहा जाए तो इन दोनों का योग होगा, क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंग से संबद्ध कुल ऊर्जा घनत्व, तो कुल ऊर्जा घनत्व की बात करें तो U से अगर लिखा जाए तो U बराबर क्या होगा, UE यानी वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व और UM चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, इन दोनों के योग के बराबर होगा कुल ऊर्जा घनत्व। अब हमें मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व कितना संचित है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र में 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इसके बराबर है। या इस तरीके से लिख दिया जाए U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ये हो गया उस विद्युत चुंबकीय तरंग से संबद्ध कुल ऊर्जा घनत्व, इसको इक्वेशन 1 डाल दिया हमने। अब हमने मान लिया कि निर्वात में कोई विद्युत चुंबकीय तरंग है वो धन x अक्ष के अनुदिश संचरित हो रही है, धन x अक्ष के अनुदिश संचरित हो रही है और उसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ये y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश है। तब अगर हम उनका परिमाण लिखना चाहें, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए माना कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग धन x अक्ष के अनुदिश संचरित होती है, तब वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण, देखिए इनके परिमाण क्या होंगे, तो पीछे बताया जा चुका है। वैद्युत क्षेत्र का परिमाण E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तथा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कहा जाए ये B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा। अब E और B का यह मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, E और B का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो देखिए क्या मिल जाएगा। समीकरण 1 से
U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर मतलब इस पूरे वैल्यू का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ जाएगा। और साथ साथ 1/2 फिर बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट है, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, तो यहां से हमको मिल जाएगा बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मिल जाएगा। अब अगर इनका औसत ले लिया जाए, भाई औसत ले लिया जाए तब हमको क्या प्राप्त होगा, तो हम जानते हैं अगर साइन की वैल्यू का स्क्वायर कर दिया जाए, यानी साइन स्क्वायर थीटा के रूप में पद है, तो उसका औसत मान अगर लिया जाए एक पूर्ण चक्र के लिए, तो उसका औसत मान 1/2 होगा। भाई साइन थीटा का औसत मान 0 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान कहा जाए तो वो 1/2 होगा। उसका कारण यह है कि साइन एक घात में अगर है तो उसका न्यूनतम मान -1 अधिकतम मान +1 होने के कारण औसत 0 आएगा। और अगर वही साइन दो घात में है तो उसका न्यूनतम मान 0 अधिकतम मान 1 होगा, इसलिए 0 और 1 का अगर औसत लेंगे तो 1/2 मिलेगा। तो अब हमें मालूम है चूंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का अगर औसत निकालें तो ये 1/2 के बराबर होगा। अब अगर इन दोनों का औसत मान रख दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, जो ऊर्जा घनत्व तो हमने निकाला विद्युत चुंबकीय तरंग का, वो औसत मान उसका प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का औसत ऊर्जा घनत्व तो हमें प्राप्त हो जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं अतः विद्युत चुंबकीय तरंग का औसत ऊर्जा घनत्व, औसत ऊर्जा घनत्व यू बार से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, यू बार। तो यू बार इक्वल टू क्या मिलेगा, तो यहां से देखिए इसको जब 1/2 रखेंगे तो 1/2 गुणा होके 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 प्राप्त हो जाएगा। और साथ में एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर ये मिल जाएगा, प्लस इसी तरीके से इस वाले पद में अगर इसको 1/2 रख दे तो ये 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट के बराबर होगा, ये मान मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं। अब देखिए ये औसत मान तो मिल गया हमको, ये औसत ऊर्जा घनत्व कहा जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग का। और इसमें देखिए ये पद जो मिल रहा है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, इसको कहेंगे औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व। ये विद्युत ऊर्जा घनत्व है और ये चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है, उसका औसत मान कहा जाएगा। तो इसमें ये दोनों वैल्यू जो दिए हुए हैं, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, इन दोनों का मान बराबर होता है, हम उसको सिद्ध कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए क्योंकि इसमें जो ये वैल्यू दिया हुआ है औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व इसको हम लिख सकते हैं यू ई का बार, ये बराबर होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर तथा औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व
यू एम बार, यू एम बार इसकी वैल्यू 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व ये दोनों बराबर होते हैं। औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व तथा औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व परस्पर बराबर होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। अब कैसे बराबर होते हैं, तो इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। कभी कभी प्रश्न में सीधे सिद्ध करने के लिए भी पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट बराबर होते हैं। तो इसको देखिए हम सिद्ध करके देख सकते हैं। चूंकि औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व यू ई बार ये बराबर है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। और हम पढ़ चुके हैं, देखिए इधर हम दिखा रहे हैं, चूंकि ई नॉट और बी नॉट का अनुपात ये सी के बराबर है, ई नॉट और बी नॉट का अनुपात सी के बराबर है। तो यहां से अगर ई नॉट की वैल्यू निकालें, ई नॉट की वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा, ई नॉट बराबर सी इंटू बी नॉट लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ ई नॉट की वैल्यू हम सी इंटू वी नॉट रख दें, तो यहां देखिए यू ई बार ये बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट स्क्वायर करेंगे तो यहां मिल जाएगा सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, ये मिल जाएगा। भाई ई नॉट ये बराबर है सी बी नॉट के, और यहां जब ई नॉट का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर और बी नॉट स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखिए एक चीज ये भी हमें मालूम है, एक फार्मूला तो ये पढ़ चुके हैं और दूसरा फार्मूला ये भी पढ़ चुके हैं कि सी स्क्वायर की वैल्यू 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ये पीछे चुंबकीय क्षेत्र वाले टॉपिक में बताया गया था, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में संबंध। तो सी स्क्वायर के बराबर होता है 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, या सी बराबर कहा जाए 1/√म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस सी स्क्वायर की जगह पर हम 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या मिलेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट और सी की जगह पर रख देंगे 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट और साथ में बी नॉट का स्क्वायर। तो यहां देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया और ये बच गया 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और यही चीज देखिए यहाँ यू एम बार के बराबर आ रहा है, ये यू एम बार को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहां से हम क्या दिखा रहे थे, यू ई बार, ये यू ई बार था, ये किसके बराबर आ गया, ये यू एम बार के बराबर मिल गया। मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंग अगर है, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो उसमें औसत विद्युत ऊर्जा घनत्व, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब समीकरण नंबर 2 में देखिए, अगर ये राशि और ये राशि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो अब हम इस राशि को और इस राशि को एक तरह से लिख सकते हैं। भाई इसका मान यू ई बार का यू एम बार के बराबर है, तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो हम यहां पर 1/4 बी नॉट स्क्वायर बटा म्यू नॉट को 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब इतना लिख देंगे तो दोनों समान पद जुड़ जाएंगे और तब यहां यू बार बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। या इसका हम विपरीत कर दें, इसकी जगह पर 1/4 इसकी जगह पर 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट रख दें, तब यह आ जाएगा 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। यानी दोनों पद 1/2 के पद में पूर्ण रूप में मिल जाएंगे। यानी पूरी ऊर्जा हम विद्युत चुंबकीय तरंग की औसत ऊर्जा को पूरी दोनों की, यानी विद्युत और चुंबकीय दोनों ऊर्जाओं की ऊर्जा घनत्वों को हम या तो वैद्युत क्षेत्र में या तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब यहां देखिए समीकरण नंबर 2 से इन मानों को अगर इसमें रख दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, अतः विद्युत चुंबकीय तरंग की कुल औसत ऊर्जा घनत्व
विद्युत चुंबकीय तरंग की कुल औसत ऊर्जा घनत्व, यानी यू बार हम कैसे दिखा सकते हैं? तो यू बार को हम दिखा सकते हैं 1/2 अपसाइलन नॉट ई नॉट स्क्वायर, या इसको बराबर कर सकते हैं 1/2 बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, इसको बराबर दिखाया जा सकता है। तो यह चीजें हमको मालूम चल गई, तो यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में है। और अब आइए देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण क्या है। तो अब अगला टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण में हम देख चुके हैं पीछे, भाई डिफिनीशन में ही बताया गया कि जब धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है तब परिपथ के चारों ओर तरंग प्रसारित होती है, ऊर्जा का तरंग के रूप में संचरण होता है, उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया था। तो जब हम धारा को बदल रहे होते हैं उच्च आवृत्ति से, तो कहीं ना कहीं वहां आवेश जो होता है उस तार में, उस आवेश को त्वरित किया जा रहा है। उच्च आवृत्ति जब दे रहे हैं धारा में तो आवेश त्वरित हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसका पहला अभिलक्षण ये त्वरित आवेश, विद्युत चुंबकीय तरंग त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। भाई आवेशों को त्वरित किया जाए तो उसके चारों ओर विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलने लगेंगी। तो पहला इसका अभिलक्षण तो यही है कि यह त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। यह त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। आवेशों को त्वरित किया जाए तो ये उत्पन्न हो जाएंगे। दूसरा अभिलक्षण, तो दूसरे अभिलक्षण में बताया गया कि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। भाई इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इनकी प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ होती है। तो यहां हम सेकंड अभिलक्षण इसके लिख सकते हैं कि इसे चलने के लिए, इसे संचरित या इसके संचरण के लिए, इसे संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ये निर्वात में भी चल सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी चल सकती है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, बिना माध्यम के चल सकती है। और तीसरा अभिलक्षण हम सीधा कह देंगे कि यह निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। प्रकाश की चाल, यह निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती है। तो यह तीसरा अभिलक्षण इसका कह सकते हैं। और चौथा अभिलक्षण में लिख सकते हैं कि इसमें ई और बी के परिवर्तनों की जो दिशाएं हैं, ई मतलब वैद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तनों की दिशाएं परस्पर लंबवत होती हैं तथा तरंग के संचरण के दिशा के भी लंबवत होती है। तो इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन की दिशाएं जो है वह परस्पर लंबवत होती हैं और तरंग के संचरण के दिशा के भी लंबवत होती हैं। तो हम लिख सकते हैं ई व बी के परिवर्तन की दिशाएं
परिवर्तन की दिशाएं परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है। तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। और अगला देखिए, ये हम जानते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ मतलब कि तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत वैद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, और दोनों आपस में भी एक दूसरे के लंबवत हैं। तो पांचवा में कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ होती है मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे वैद्युत वेक्टर हमने अगर y अक्ष के अनुदिश लिया है तो z और x अक्ष के अनुदिश इसका घटक शून्य कहा जाएगा। z और x अक्ष के अनुदिश इसका घटक शून्य कहा जाएगा। केवल और केवल y अक्ष के अनुदिश ही वैद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा। या चुंबकीय क्षेत्र अगर z अक्ष के अनुदिश लिया गया तो z अक्ष के अनुदिश ही चुंबकीय क्षेत्र मिलना है। हमें x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के घटक को शून्य कहना पड़ेगा। अनुप्रस्थ का मतलब एक ही अक्ष के अनुदिश वो प्रदर्शित हो रही हैं, अन्य अक्षों के अनुदिश शून्य होती हैं। तो इसलिए हम दिखा सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र अगर y अक्ष के अनुदिश है तो x और z में 0 दिखाएंगे, और चुंबकीय क्षेत्र z अक्ष के अनुदिश है तो x और y अक्ष के अनुदिश उसके घटक को शून्य दिखाया जाएगा। तो इसलिए अब हम छठवां भी इसकी लिख सकते हैं विलक्षण को, कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के महत्तम मानों का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के महत्तम मानों का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और अगर कहा जाए उनके परिमाणों का अनुपात तो वो भी c के बराबर होता है। तो इसको भी लिख सकते हैं कि E0 E और B का अनुपात तथा E0 और B0 का अनुपात, ये दोनों अनुपात c के बराबर होता है। छठवें अभिलक्षण में वैद्युत क्षेत्र के परिमाण और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का अनुपात कहा जाए, या वैद्युत क्षेत्र का महत्तम मान और चुंबकीय क्षेत्र के महत्तम मान का अनुपात कहा जाए, तो ये दोनों ही अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होते हैं। अब देखिए एक सातवां अभिलक्षण इसमें क्या है कि ऊर्जा घनत्व वाली बात जो कही गई, ऊर्जा घनत्व। तो सातवें अभिलक्षण में हम ऊर्जा घनत्व की बात कह सकते हैं कि इसमें वैद्युत ऊर्जा घनत्व, औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व दोनों बराबर होते हैं। तो इस बात को भी यहां कह सकते हैं कि इसमें औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, इन दोनों के मान बराबर होते हैं एक दूसरे के। वैद्युत चुंबकीय तरंग में औसत वैद्युत ऊर्जा घनत्व और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व के मान एक दूसरे के बराबर होते हैं। और अंतिम अभिलक्षण इसका 8 नंबर ये कह सकते हैं कि इसमें जो प्रकाशीय प्रभाव होता है, प्रकाशीय प्रभाव वो वैद्युत वेक्टर के कारण होता है। वैद्युत वेक्टर के ही गुण हैं कि वो हमारे दृष्टि, जो हमारी तंत्रिका है, दृष्टि तंत्रिका जो देखने के लिए हमें उत्तेजित करती है किसी वस्तु को, तो उसको वैद्युत वेक्टर के प्रभाव से ही वह उत्तेजित होती है। प्रकाशीय गुण जो होता है प्रकाश में, वह प्रकाशीय गुण वैद्युत वेक्टर के कारण ही होता है। इसलिए वैद्युत क्षेत्र के वेक्टर को हम प्रकाशीय वेक्टर भी कहते हैं। प्रकाशीय वेक्टर भी वैद्युत क्षेत्र के वेक्टर को कहा जाता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का जो वेक्टर है वह प्रकाशीय गुण यानी वेक्टर ई प्रकाशीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। यह प्रकाशीय प्रभाव को उत्पन्न करता है, इसी के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं।
तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के हमने 8 अभिलक्षण बताए। कभी कभी 2 नंबर में अभिलक्षण भी पूछ लेता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 अभिलक्षण लिखिए, तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ा, ई और बी में संबंध पढ़ा, और साथ साथ ऊर्जा घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, अभिलक्षण क्या है ये भी पता चला। अब एक टॉपिक इसमें ये बच रहा है कि इसमें अनुप्रस्थ प्रकृति को सिद्ध करने के लिए प्रश्न बनता है। अनुप्रस्थ वैद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, इसको सिद्ध किया जा सकता है मैथमेटिकल तरीके से। तो उसको अब हम अगले लेक्चर में, और साथ साथ विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, बस यही 2 टॉपिक इस चैप्टर में रह गए हैं, और उसके बाद यह भाग हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।